ध्यानाकर्षण के बारे में। परिप्रेक्ष्य, शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियाँ, शिक्षण तकनीकों पर आधारित विशेष शिक्षण योजनाएं। ये 6 पार्ट हैं। इसमें पहले पार्ट की हम चर्चा करेंगे, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक। परिप्रेक्ष्य, एक ऐसी कक्षा जहाँ विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे हैं जिनमें सामान्य रूप से शिक्षण करने से विशेष लाभ नहीं होता है। ऐसी कक्षा में यदि शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते हैं तो इसमें संदेह है कि यह बच्चों को मदद करने वाला हो। बच्चे इस प्रक्रिया में पहले कक्षा से और अंत में विद्यालय से भी पूरी तरह कट जाते हैं। वास्तव में बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का ये बहुत बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक क्या करे? यहाँ यह अति आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक आरंभिक परीक्षण के माध्यम से बच्चों का विषयवार वास्तविक अधिगम स्तर पता करे। इसे कैसे करना है, इस बिंदु पर भी हम सब लोगों ने विस्तार से विचार विमर्श कर एक साझा समझ विकसित की है। आधारभूत आकलन के पश्चात शिक्षक को बच्चों का स्तरवार समूह बनाना है तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करना है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कार्य करने से पूर्व एक शिक्षक को क्या क्या तैयारियाँ करनी होती हैं। शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी। आइए अब हम उन तैयारियों पर चर्चा करें जिन्हें आधारभूत आकलन के पश्चात व बच्चों के साथ समूह में कार्य करने के पूर्व शिक्षक को जानना एवं करना नितांत आवश्यक है। पहला है अधिगम स्तर संबंधी सूची। आरंभिक आकलन के बाद प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर प्राप्ति संबंधी एक सूची आपके पास होनी चाहिए जिसमें यह स्पष्ट हो कि बच्चे ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है तथा किन किन लर्निंग आउटकम पर उसके साथ और कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रारूपों का प्रयोग करें। अगला पॉइंट है समूह निर्धारण। अब अधिगम संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समूह निर्धारित कर लें। तीसरा है लर्निंग आउटकम की सूची। जिन लर्निंग आउटकम पर सीखने में अंतर के कारण कार्य करना है उनकी एक क्रमवार सूची बना लें। यह सूची प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक होगी। चौथा पॉइंट है समय सारणी। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए सत्र के प्रारंभ में आरंभिक परीक्षण के पश्चात कार्य करने के लिए 50 दिनों की एक समय सारणी परिशिष्ट 5 में दी गई है। प्रधानाध्यापक इसे समस्त शिक्षकों के साथ साझा कर लें। इन 50 दिनों में चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ध्यानाकर्षण तकनीकों द्वारा ही कार्य करेंगे। पेज नंबर 18 पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अंतर्गत एक टेबल दी गई है जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 50 मिनट के कार्यविधि में होने वाले ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी दी गई है। इसमें 3 समूह हैं A, B और C और इनका प्रथम वादन 8 से 9, द्वितीय वादन 9 से 10, फिर 10 से 10:30 मध्यावकाश, तृतीय वादन 10:30 से 11:30, चतुर्थ वादन 11:30 से 12 और सायंकालीन सवा 12:30 से 1 बजे तक का दिया हुआ है। समूह ए में गणित, हिंदी, हमारा परिवेश, अंग्रेजी और समूह बी में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, हमारा परिवेश। समूह सी में हमारा परिवेश, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी एवं हिंदी। और संध्याकालीन सभा में व्यायाम, खेल, बाल सभा, कला, हिंदी सुलेख, श्रुतलेख, संगीत, नैतिक शिक्षा इत्यादि। सभी शिक्षक प्रतिदिन अपने समूह में निर्धारित शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करेंगे। शिक्षकगण अपने विषयों में बच्चों का निरंतर सतत रूप से आकलन करेंगे। जो बच्चे 50 कार्य दिवस में अच्छी प्रगति दर्शाते हैं उन्हें आगामी समूह में प्रोन्नत भी कर देंगे। सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों के अधिकाधिक क्रियाशील पर होने पर विशेष ध्यान देंगे। प्राथमिक स्तर पर हमारा परिवेश एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय का शिक्षण संबंधित वादन में किया जाएगा। अब इसके बाद दिवसवार विभाजन दिया हुआ है। चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए विषयवार कितने दिन लगेंगे इसका विषय दिवसवार विभाजन भी कर लेना है। इस तरह 50 दिनों की एक समय सारणी तैयार हो जाएगी। इस समय सारणी की कार्य योजना निम्नांकित होगी। प्रथम सप्ताह 1 से 7 दिन तक कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तकनीक और उससे लर्निंग आउटकम।
तो लर्निंग आउटकम हमें आवश्यकता अनुसार शिक्षक स्वयं चयन करेंगे। प्रथम सप्ताह में 1 से 7 दिन तक 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तकनीक कौन सी चयन करेंगे, उसके लिए है संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन और रोचक प्रस्तावना। द्वितीय सप्ताह में फिर 7 दिनों का है। रोचक प्रस्तावना, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, शैक्षिक गतिविधियां या नवाचार, सरल से कठिन की ओर के प्रयोग। तृतीय सप्ताह में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, प्रश्न पूछना, प्रोजेक्ट कार्य। चतुर्थ सप्ताह में शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत करना। पंचम सप्ताह में सीखने के लिए बातचीत, सीखने के लिए कार्यपत्रक का उपयोग, सभी को शामिल करना और शैक्षिक भ्रमण। षष्ठम सप्ताह में सामूहिक कार्य, जोड़ी में कार्य, सीखने के लिए बातचीत, सकारात्मक प्रतिपुष्टि। सप्तम सप्ताह में परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और शैक्षिक भ्रमण। ये थे 7 सप्ताहों में इसे डिवाइड किया गया है और 50 दिनों की एक समय सारणी तैयार की गई है। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षकों में समूह की आवश्यकता के आधार पर लर्निंग आउटकम पर चयन करेंगे। उनकी वरीयता का क्रमबद्ध रूप में ध्यान रखेंगे। उनका पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिका तथा अन्य सामग्री से सहसंबंध अवश्य बनाएंगे। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के लिए 3-4 शैक्षिक तकनीकों को मुख्य फोकस में रखते हुए कार्य करेंगे। कुछ तकनीकियाँ जैसे बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, TLM का उपयोग आदि पुनरावृत्ति अवश्य होगी। अब इसके बाद बात आती है शिक्षण योजना की। शिक्षण योजना, जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है उन पर आप अपनी शिक्षण योजना बना लें। शिक्षण योजना बनाते समय उन समस्त तरीकों को अवश्य ध्यान में रखें जो कक्षा को रोचक तथा उपयोगी बनाते हैं। ऐसे कई तरीकों का विवरण आगे दिया गया है। आप और भी तरीकों को प्रयोग कर सकते हैं जिनसे बच्चों के अधिगम में वृद्धि हो। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता, शिक्षण योजना के अनुसार आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री TLM को जुटा लें। ये सभी सामग्री शिक्षण के पूर्व ही कक्षा में होनी चाहिए। यदि किसी सामग्री, वर्कशीट, कार्ड, चार्ट आदि का विकास किया जाना है तो उसे पूर्व में ही बना लें। इसी प्रकार यदि आप कोई शैक्षणिक खेल कराने की सोच रहे हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की व्यवस्था भी पहले से कर लें। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता व प्रयोग शिक्षण कार्य को न सिर्फ रोचक या प्रभावी बनाता है बल्कि बच्चों को स्वयं करके सीखने का भी अवसर देता है। इस प्रकार कार्य करने से बच्चों के अधिगम स्तर में तीव्र गति से वृद्धि होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उपर्युक्त तैयारियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन है। यदि हम इसी पूरी प्रक्रिया का ईमानदारी से क्रियान्वयन कर लेते हैं तो यकीन मानिए यह हमारी तरफ से बच्चों के कक्षानुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रभावी शिक्षण के विभिन्न तरीकों पर अपनी स्पष्ट और व्यापक समझ बनाएं। प्रभावी शिक्षण के मुख्य तरीके आगे दिए गए हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी के अनुरूप आप कक्षा शिक्षण करने का प्रयास करें। बैठक व्यवस्था, कक्षा में बच्चों को इस तरह बैठाएं कि आपकी नज़र सभी बच्चों पर रहे। आप यह देख पाएं कि अपनी कक्षा में प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है। इसके लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं। बैठक व्यवस्था गतिविधि के अनुरूप होनी चाहिए। अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना, बच्चों को अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना उपयुक्त होता है बशर्ते आपके पास इसके लिए पर्याप्त जगह हो। इस प्रकार की बैठक व्यवस्था तब कारगर होती है जब आप बच्चों के साथ बात कर रहे हों, उनकी बात सुन रहे हों, कहानियाँ सुन रहे हों या किसी विषय पर व्यापक विचार विमर्श चल रहा हो। इससे प्रत्येक बच्चे तक शिक्षक की पहुंच आसान हो जाती है। छोटे समूह में बैठाना, बच्चों को छोटे समूह में बैठाना भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का मुख्य तरीका है। यह बच्चों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रभावी है। इस बैठक व्यवस्था का उपयोग शिक्षक किसी अवधारणा पर बच्चों द्वारा आपस में विचार विमर्श करने, किसी प्रश्न को हल करने, किसी समस्या का समाधान ढूंढने तथा सामूहिक प्रोजेक्ट आदि में कर सकते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि बैठक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी समाज या धार्मिक समुदाय के क्यों न हो, आपस में घुल मिलकर बैठें। इसमें लड़कियां तथा दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। यह भी ध्यान रखें कि स्तरवार समूह इस प्रकार से बैठें कि अन्य समूहों को उनके कार्यों या बातचीत से व्यवधान न हो।
समूह बनाते समय यह ध्यान रखें कि सभी एक समान अधिगम स्तर वाले बच्चे एक साथ हों। आप आवश्यकता अनुसार मिश्रित समूह बनाकर भी उन्हें बैठा सकते हैं। बैठक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें बच्चे व शिक्षक कहीं भी आसानी से आ जा सकें तथा ब्लैक बोर्ड व अन्य सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा उनकी पहुंच में भी हो। अब आगे बात आती है कि क्या करें क्या ना करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें परिस्थिति में ध्यान रखना है, और इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें करना है, कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमें किसी हालत में नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना है। प्रायः कक्षा में शिक्षक ही केंद्रीय भूमिका में देखे जाते हैं, अर्थात वही निर्देश देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अनुशासन के नाम पर बच्चे को शांत भी करते हैं, निर्देशों का पालन करवाते हैं, जबकि अधिकांश बच्चे केंद्रीय भूमिका में होने चाहिए। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में निम्नांकित प्रकार की होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% लगभग 5 मिनट। कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% लगभग 30 मिनट। कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% लगभग 5 मिनट। शिक्षक स्वयं समय पर आएं, समय सारणी का ध्यान रखें तथा समय सारणी के अनुरूप शिक्षण कार्य करें। इससे बच्चों को समय की महत्वता समझ में आती है। कक्षा में बच्चों को इस तरह बैठाएं कि आपकी नज़र सभी बच्चों पर रहे। इसके लिए बच्चों को गोले, अर्धचंद्राकार अथवा छोटे समूहों में आवश्यकता अनुसार बैठाएं। कक्षा शिक्षण की पूर्व तैयारी करके आएं। कक्षा में आवश्यक शिक्षण सामग्री तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था पूर्ण रूप में कर लें। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किसी रोचक दृष्टांत, कहानी, खेल का प्रयोग करते हुए पाठ की शुरुआत करें। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग अवश्य करें। उन्हें मात्र प्रदर्शन की वस्तु बनाकर न रखें। आवश्यकता अनुसार बच्चों को उनके साथ कार्य करने का अवसर भी दें। विषय व प्रकरण के आधार पर ही तकनीक या शिक्षण की तकनीकों का चुनाव व प्रयोग करें। यथासंभव कहानी, कविता, खेल, गतिविधि आदि का प्रयोग करें। कक्षा का माहौल सहज व सरल बनाए रखें। इससे बच्चे तनाव रहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे। सभी बच्चों को प्रोत्साहन दें। पूरी कक्षा के समक्ष बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करें। इससे अन्य बच्चों का भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बच्चों को अवश्य सुने। बच्चों को लगना चाहिए कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं तथा उसको महत्व दे रहे हैं। इससे उनकी भी ध्यान से सुनने की आदत विकसित होगी। सभी बच्चों की कक्षा गतिविधि में प्रतिभाग करने का अवसर दें। इसमें बालिकाओं तथा दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार समता व समानता की स्थिति को प्रोत्साहित करें। आपकी भाषा ऐसी हो जिसे हर बच्चा समझ सके। इसके लिए आप यथासंभव बच्चों की अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी करें। यदि किसी बच्चे ने गलती की है तो उसकी गलती इस प्रकार से बताएं कि उसे हताशा ना हो, बल्कि वह गलती को कारण को समझे। आपकी आवाज़ कोमल व भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। समूह में कार्य करते समय बच्चों के बीच अवश्य जाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। बच्चों को यह महसूस हो कि कार्यों पर आपकी दृष्टि है तथा आप उनका सहयोग करना चाह रहे हैं। एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन अवश्य करें ताकि आपको यह ज्ञात रहे कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त हुआ है या नहीं। कक्षा शिक्षण पूर्ण कर लेने पर प्रमुख बिंदुओं पर आधारित सारांश द्वारा पुनरावृत्ति अवश्य करें। बच्चों के कार्यों को अवश्य जांचें तथा आवश्यकता अनुसार सुधार भी करें। गलतियों पर बच्चों से चर्चा करें, उन्हें फीडबैक दें, सकारात्मक फीडबैक दें ताकि उन्हें सही उत्तर या तरीके के बारे में पता चल पाए। पुनरावृत्ति की दृष्टि से अभ्यास हेतु प्रदत्त कार्य जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट कार्य अवश्य दें। अब बात आती है कि क्या ना करें। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें हतोत्साहित न करें। इसके विपरीत प्रसन्नतापूर्वक प्रश्नों के उत्तर देकर विषय वस्तु की व्याख्या करें। किसी भी दशा में बच्चों में भय न पैदा करें। आपका प्रत्येक कार्य व्यवहार बच्चों को विद्यालय व कक्षा कक्षे प्रक्रिया से जोड़ने वाला हो। बच्चों के बीच भेदभाव न करें, उन्हें किसी भी प्रकार से अपमानित न करें। बच्चों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग या गलत व्यवहार न करें। आपका कोई भी व्यवहार या कार्य शिक्षक की गरिमा को ठेस न पहुंचाए। आगे है ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात की कार्य योजना। 50 कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। पहला, लर्निंग आउटकम का चयन करना, लक्ष्य निर्धारण करना। दूसरा, कक्षा शिक्षण अभ्यास के लिए उपर्युक्त
शिक्षण तकनीकियों का चयन करना। तीसरा, शिक्षण योजना का निर्माण करना। चौथा, शिक्षण अभ्यास में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का चुनाव करना। बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात भी शिक्षक गण नियमित रूप से दैनिक कक्षा शिक्षण में ध्यानाकर्षण शिविर के अनुरूप उपर्युक्त बिंदुओं पर ध्यान देने का कार्य जारी रखेंगे। दैनिक कक्षा शिक्षा अभ्यास में लर्निंग आउटकम को लक्ष्य मानकर शिक्षण योजना के अनुरूप शिक्षण तकनीकों का उपयोग निरंतरता के साथ किया जाना आवश्यक है। अगले पेज संख्या 24 में दो चित्र दिए हुए हैं। एक तरफ शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है, दूसरी तरफ अधिगम सीखना यानी लर्निंग हो रही है। बच्चे नीड्स क्रिएट करते हैं और टीचर लीड्स करता है। आगे बात आती है कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियाँ, इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स। अब तक की चर्चा से स्पष्ट है कि हमारी कक्षा में सीखने की गति के आधार पर विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से किया गया शिक्षण कार्य पर्याप्त नहीं होगा। इसमें बहुस्तर शिक्षण के तरीके प्रयोग में लाने होंगे। यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि सामान्य कक्षा में अपनाई जाने वाली कई शिक्षण तकनीकियाँ व रणनीतियाँ तरीके से आगे चलने वाले व पिछड़ने वाले बच्चों के लिए सामान्य रूप से लाभकारी नहीं होते हैं। इसके लिए अतिरिक्त कई ऐसे तरीके हैं जो विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चों के लिए अलग अलग अपनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के बहुस्तरीय शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की क्षमताओं व वास्तविक अधिगम स्तर को अच्छी तरह समझते हों। एक चार्ट बना है जिसमें प्रस्तावना लिखी हुई है। प्रस्तावनाओं के बाद अभ्यास है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण एवं अभ्यास करने के अवसर, फिर उसका आकलन है। आकलन में 2 पॉइंट और हैं, ध्यानाकर्षण और संवर्धन। फिर आकलन से बढ़कर के नियोजन यानी प्लानिंग पर जाती है चीज़, फिर प्लानिंग से फिर वापस प्रस्तावना पर आ जाते हैं। यह एक अधिगम शिक्षण चक्र बना हुआ है। सभी शिक्षक प्रतिदिन अपनी अपनी कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते हैं तथा यथाशक्ति रुचिकर ढंग से अपनी कक्षाओं में विषयों को विषयवार ज्ञान का अंतरण भी करते हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षण अधिगम सामग्री में और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण तथा अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बच्चे ने सीखा नहीं है तो हमें अपने तरीकों में बदलाव करना होगा। कक्षा शिक्षण के उपरांत विद्यार्थियों को यदि बिल्कुल सीखने को न मिले तो ऐसा शिक्षण निष्फल होता है। विद्यार्थी शनै शनै पढ़ने में रुचि लेना बंद कर देते हैं, परिणाम स्वरूप उनकी संप्राप्ति स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम चक्र को अपनाना होगा। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कक्षा शिक्षण आकलन, असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास टीचिंग, और इसके 2 पार्ट हैं। फास्ट लर्निंग पेस है और स्लो लर्निंग पेस है। फास्ट लर्निंग पेस में संवर्धन क्रियाएं इनरिचमेंट्स लिखे हुए हैं। स्लो लर्निंग पेस में ध्यानाकर्षण तकनीकियां लिखी हैं, कंसंट्रेटिंग नीडी चिल्ड्रन। उपर्युक्त शिक्षण अधिगम चक्र से स्पष्ट है कि प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए हमें सभी शिक्षकों को रोचक प्रस्तावना के माध्यम से विषय प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थी उत्साहपूर्ण कक्षा शिक्षण में सहयोग प्रदान करते हैं तथा जिज्ञासावर्ष प्रश्न भी पूछते हैं। शिक्षक विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद विद्यार्थियों को अभ्यास करने के अवसर दें। अनेक बार अभ्यास करवाने से बच्चों में विषय वस्तु की समझ बनती है और अवधारणा स्पष्टता आ जाती है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग आ जाती है। कक्षा शिक्षण के दौरान हमें अपने विद्यार्थियों का सतत आकलन भी करते रहना चाहिए, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कौन से बच्चे अधिक सहयोग की आवश्यकता है। सतत आकलन करने पर ही यह परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान किए गए आकलन में कुछ बच्चे शीघ्रता से वस्तु को समझ लेते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे सीखने की गति में तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण देरी करते हैं और उन्हें शिक्षक की विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात उन पर ध्यानाकर्षण आवश्यक है। शिक्षक शिक्षण तकनीकों में बदलाव करते हुए ऐसे बच्चों को विषय वस्तु स्पष्ट करते हैं। आइए कुछ प्रभावशाली तरीकों पर विचार करें जिन्हें अपनी कक्षा में अपनाकर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षण तकनीकियाँ, टीचिंग टेक्निक्स।
प्रभावी शिक्षण तकनीक तरीके तालिका। पहली तालिका में है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था और रोचक प्रस्तावना। दूसरा पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, प्रश्न पूछना। तीसरा पॉइंट है सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, सभी को शामिल करना। चौथा पॉइंट है सामूहिक कार्य, जोड़ी में कार्य, परिवेशी संसाधनों का उपयोग। पांचवा पॉइंट है अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। छठा पॉइंट है शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर और प्रोजेक्ट कार्य। अब यहाँ पर कुछ शिक्षण तकनीकें दी हुई हैं जिनके माध्यम से आप बच्चों में अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उन पर चर्चा करने के लिए शिक्षण तकनीकों का एक ग्रुप बनाया गया है और उसमें बहुत सारी शिक्षण तकनीकें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर चर्चा होगी शिक्षण तकनीक 1 की। प्रथम शिक्षण तकनीक है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, रिसोर्स रिच क्लासरूम। कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। यदि कक्षा कक्ष रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्रियों, अनुपूरक पठन पाठन संसाधनों आदि से परिपूर्ण है तथा उसमें बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शित किए गए हैं तथा ऐसे वातावरण में बच्चे निश्चित रूप से पढ़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसके लाभ क्या होंगे? बच्चे उत्साहित होकर सीखने का प्रयास करेंगे, सीखने में आनंद आएगा, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी, बच्चे एक दूसरे की सहायता कर सकेंगे, बच्चे परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे। आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। चयनित कक्षा 3 विषय हिंदी, लर्निंग आउटकम। बच्चे संज्ञा शब्द को पहचानते हैं। समयावधि 40 मिनट है। आवश्यक सामग्री है शब्द कार्ड, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, दीवार पर वाले चित्र, पोस्टर जैसे स्थान, वस्तुएं, जानवर, यातायात के साधन, वस्त्र परिधान इत्यादि। शिक्षण प्रक्रिया क्या है? शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा की दीवारों पर व्यापक रूप से चित्र वाले चार्ट, पोस्टर जैसे स्थान, वस्तु, जानवर, यातायात के साधन, वस्त्र परिधान आदि टंगे हैं। साथ ही वे अपने पास शब्द के कार्ड और चित्र कार्ड रखते हैं। इससे बच्चों को कक्षा में टंगे विभिन्न चार्ट पोस्टरों को देखने, उन पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। शिक्षक प्रारंभ में बच्चों से बाढ़ के बारे में लगभग 2 मिनट तक बातचीत करते हैं। इसके बाद साहसी सीमा पाठ के बारे में चर्चा करते हैं तथा उसके चित्रों को दिखाते हुए उन पर चर्चा करते हैं। बच्चे भी बाढ़ पर अपने अनुभव और समझ को शिक्षक के साथ साझा करते हैं। इस चर्चा के दौरान ही शिक्षक बच्चों का ध्यान संज्ञा शब्दों की ओर खींचते हैं, जैसे सीमा, मोटर बोट, रहीम, नाव इत्यादि। उन्हें वह श्याम पट पर लिखते भी जाते हैं। वार्ता के क्रम में संज्ञा शब्दों की विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं। अब शिक्षक बच्चों को 5 समूह में बांटकर उन्हें शब्द या चित्र कार्ड देते हैं तथा उनसे संज्ञा शब्दों को पहचानने, उनसे संबंधित कार्डों को छांटने को कहते हैं। इसके बाद वे बच्चों से पाठ में ऐसे ही अन्य संज्ञा शब्दों को ढूंढने के लिए कहते हैं। बच्चे समूह में कार्य करते हैं तथा संज्ञा वाले शब्द चित्र कार्ड को छांटते हैं। वे छोटे समूह में पाठ में आए संज्ञा शब्दों को भी छांटते हैं। बच्चे दीवारों पर लगे पोस्टरों, चार्टों से भी संज्ञा शब्दों को पहचान करते हैं, उन पर बातचीत करते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाते हैं तथा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही वे समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, कौन से बच्चे सही हैं, किन्हें मदद की आवश्यकता है इत्यादि। इस प्रकार शिक्षक द्वारा सतत आकलन किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार वे अपने शिक्षण योजना में बदलाव लाते हैं। इस प्रकार यह शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। अब इसका कंसोलिडेशन यानी समेकन करते हैं। शिक्षक बच्चों के समक्ष पुनः संज्ञा शब्द की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कक्षा कक्ष में उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। इसमें विशेष बात यह है, सभी शिक्षक अपने अपने विषयों में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष तकनीक को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनाएं तथा अन्य उपयोगी सामग्रियों का प्रयोग करके, ताकि यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा और बच्चों को उनके अधिगम स्तर तक पहुंचाने में
कार्य करेगा। तो यह पेज नंबर 28 था। अगले पार्ट में हम शिक्षण तकनीक द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।